Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. So in this session we will going to discuss about the Punjab Master Cadre previous year questions from the chemistry background. तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में केमिस्ट्री सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप जो है यहाँ हम डिस्कस करेंगे. देयर आर 50 क्वेश्चंस हियर. और जैसे कि आप सभी को पता है कि मास्टर कैडर का एग्जाम भी बहुत जल्दी आने वाला है. So this is the high time for boost up your preparation and we all know that कि किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होता है सिलेबस को चेक करना, देन पेपर को एनालाइज करो जितने भी पीछे हुए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किस लेवल तक का एग्जाम जो है वो वहां पे आता है या किस लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो अगर मैं मास्टर कैडर एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और हाई भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हेन excess of electrolyte is added to a colloid it coagulates, stabilizes, gets diluted या फिर does not चेंज. तो वो कह रहा है कि जब भी आप किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर देते हो तो वहां पे कैसा चेंज जो है वो आपके पास देखने को मिलता है. दैट मीन्स कि वो कोगुलेट कर जाते हैं, वो स्टेबिलाइज ही रहते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में कम हो जाते हैं या फिर कोई भी चेंज वहां पे नहीं होता है. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो वहां पे आपको कोगुलेशन देखने को मिलेगी. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में मैंने ये लगाया दैट व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट न्यूट्रलाइजेस द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स ड्यू टू व्हिच द कोलॉइडल सॉल्यूशन कोगुलेट्स. तो सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी आपके पास कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है और आप उसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, दैट इज कोगुलेशन की फॉर्मेशन जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी. क्यों ऐसा है, क्योंकि कोगुलेशन की वजह से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो आपको कोगुलेट फॉर्म में देखने को मिलती हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए. Now the next question is in adsorption of oxalic acid on activated charcoal, the activated charcoal is called. अब देखो क्या होता है, एक हमारे पास रहती है टर्म एड्सॉर्प्शन और एक हमारे पास टर्म रहती है दैट इज एब्जॉर्प्शन. ठीक, जब हम चीजें एब्जॉर्ब करवाते हैं तो वहां पे क्या है, मान लो आपके पास एक सॉलिड मॉलिक्यूल है और आपके पास यहाँ पे जो चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होने वाली हैं, एब्जॉर्ब होने वाली है. तो जब भी किसी सॉलिड के इनसाइड में ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि चीजें अंदर तक चली गई हैं. दैट मीन्स कि चीजें क्या हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं. और एब्जॉर्ब में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक सॉलिड सरफेस है लेकिन जो आपके पास जिस चीज ने अंदर एब्जॉर्ब होना था वो आपकी हमेशा सॉलिड सरफेस के ऊपर ही रहती है, वो इनसाइड द सॉलिड नहीं जाती है. देन दिस फिनोमेना इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्लाइड है, अगर इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स है तो डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर तो नहीं चले गए, इसके ऊपर ही है, दैट मीन्स की एब्जॉर्प्शन है. इसी तरीके से हाथों में मेहंदी लगी है, ठीक, अब मेहंदी ऐसा तो नहीं है कि हाथ के अंदर ही चली गई है बिल्कुल, इट इज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पाम, देन इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्प्शन. क्लियर. और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे कि स्पंज होती है, जब आप उसे पूरा पानी जो है वो स्पंज अपने अंदर खींच लेती है, देन दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे ये था कि अगर आप ऑक्सैलिक एसिड को चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं तो वहां पे कौन सा एब्जॉर्बेंट है और कौन सा एब्जॉर्बेट है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका रहेगा दैट इज एब्जॉर्बेंट. ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसके ऊपर, जैसे मतलब अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या है, हमारा एब्जॉर्बेंट है और जो चीजें इसके अंदर जाएंगी वो सॉरी दिस इज लाइक दैट, और यहाँ पे जो चीजें अंदर जाएंगी वो क्या होंगी, आपकी एब्जॉर्बेट होंगी. तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी. और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, दैट इज फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री. ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटालिक कंडीशन कैटाइंस XYZ R 0.52 है. देन आपके पास है -3.03 एंड -16 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर,
तो देखो रिड्यूसिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी जहां पे आपको नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेगा, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि Z के केस में -16 है, देन -3.03 एंड देन 0.52। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। बट यू हैव टू रिमेंबर जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं कि जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सुजेस्ट करता है कि जो रिडक्शन रिएक्शन है वो क्या इन्वॉल्व करती है, दैट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। X has the positive electrode potential, that means कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की गेन करेगा और वो फिर किसकी तरह एक्ट करेगा, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है वो काम करेगा। सो इट हैज द लीस्ट रिड्यूसिंग पावर अमंग थ्री ऑफ देम। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो बताता है कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल एंड अमंग एक्स वाई जेड। कौन सा था वहां पे तो हमारे पास जेड था, जेड हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, हेंस वी लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर देन द जेड। मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी और क्वेश्चन की थी, मुझे जस्ट आपको यहाँ पे ये बताना था कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट शो अ वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो देखो यहाँ पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पे आप याद रख लेना कि जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, लाइक वाटर, वाटर क्या है, पोलर है। तो जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, अमोनिया आपके पास हो गया, KCl हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, जहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं और यहाँ पे क्या रहती हैं, आपकी वीक फोर्सेस देखने को मिलती हैं। और वीक फोर्सेस है और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। तो इंफ्रारेड में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे सही आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई हियर डायरेक्ट आंसर था, कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा है, सिर्फ एक एग्जांपल्स भी अगर आपको पता है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज यहाँ पे मैंने जो भी कहा वो एज अ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है और ना ही वो स्ट्रेच कर सकते हैं एटम्स को अपने सराउंडिंग में, तो उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 रहती है और वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कोई भी स्पेक्ट्रा शो नहीं करता है। और आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, एंड द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो हमारे पास क्या होती है, हीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। हीट की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी तो दैट मीन्स कि गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, तो एक तो अगर मैं गैस की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से जब वो ट्रैप्ड हो जाती है एटमॉस्फेयर में और वो रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं जा पाती है तो हमें वहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है और जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा फिनोमिना जो है वो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड Earth's natural greenhouse effect would be too weak to keep the average global surface temperature above freezing। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अर्थ के लिए थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, बट अगर ये एक्सेस में हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा एक्सेस जो है वो किसी भी चीज की बुरी होती है। एज यू नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाई डे इंक्रीज होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या है
कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सो दैट इज व्हाई ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का मेन कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर में ज्यादा होना। क्लियर। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, कि जो भी मृदा अपरदन होता है वो किस वजह से देखने को मिलता है। तो अगर बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी है, तब भी क्या होता है कि पानी के ज्यादा होने की वजह से आपकी जो मिट्टी है वो बह के चली जाती है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। इंटेंसिव फार्मिंग अगर आप करेंगे तब भी सॉइल इरोजन होगा, और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटाव से भी मृदा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी, कि इन सभी फिनोमिना की वजह से सॉइल इरोजन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज बेस्ट डन यूजिंग, इसे जो है वो हम एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक भी कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस को एक्टिवेट करना है तो वहां पे आप किस चीज का ज्यादा यूज करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा पार्टिकल्स का, न्यूट्रॉन बीम्स का, या फिर गामा रेज का। तो देखो, न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग रेज की जरूरत होगी। अगर मैं अल्फा बीटा गामा की यहाँ पे बात करूं, हीलियम 2 पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है। और यहाँ पे हमें चीजें जो है वो इस तरीके से भी देखने को मिलती हैं, इनकी जो पेंट्रिएटिंग पावर है वो क्या होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। पेंट्रिएटिंग पावर कम होने का मतलब क्या है कि जो विक्षेपित करने की इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी भी, एक प्लेट है, एक शीट दे दी गई है आपके पास, किसी की भी बनी हुई है, चाहे वो शीट किसी भी मेटल की, आपने उसके ऊपर अल्फा रेज डाली, तो अल्फा रेज वहां पे क्या होंगे, उसको इतना स्ट्रांगली हिट नहीं कर पाएंगी जितना जो है वो आपकी बीटा और गामा रेज कर पाएंगी। तो दैट इज व्हाई इसकी पेंट्रेशन पावर सबसे कम होती है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है, बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स रहते हैं, और गामा जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल्स रहते हैं, और इनके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेज हैं, और इनकी जो पेंट्रिएटिंग पावर है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर हम अपनी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें और अगर इसके ऊपर आपकी गामा रेज जल जाती है तो ये बॉडी को बिल्कुल क्रॉस करके चली जाएंगी। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी बॉम्ब्स हैं वहां से मेनली क्या होती है, गामा रेज की प्रोडक्शन होती है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, इन्हें कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा टफ रहता है। इसीलिए न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने के लिए हम किनका यूज करेंगे, दैट इज गामा रेज का यूज जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी पेंट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। सो इस टेक्निक को न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक भी कहा जाता है। एनालिटिकल टेक्निक है और ये मेजरमेंट है गामा रेज की एमिटेड फ्रॉम अ सैंपल दैट वाज इररेडिएटेड बाय द न्यूट्रॉन्स। तो जिस भी रेट के ऊपर गामा रेज यहां से एमिट करेंगी किसी भी सैंपल से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट के। मतलब जितनी ज्यादा गामा रेज होगी उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। सो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस को हिट करना कोई छोटी बात तो नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें वहां पे स्ट्रॉन्ग जो है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। दैट इज व्हाई यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका क्या रहेगा, गामा रेज रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज द एग्जाम्पल जहां पे क्या है कि न्यूट्रॉन है, यहाँ पे टारगेट को हिट किया जा रहा है, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आगे कैप्चर किए जाएंगे कंपाउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में डिके क्या होता है, आपका गामा रेडिएशन जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, चीजें जो है वो एग्जिस्ट करेंगी एंड दिस इज नॉन एज द रेडियो एक्टिव डिके। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, for Beer-Lambert law in analytical chemistry the best concentration to be used is। अब देखो जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है वो एब्सॉर्बेंस और ट्रांसमिटर्स के साथ जो है वो डील करता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.5 के आसपास रहती है। सो अगर आपको रेंज भी डायरेक्ट याद थी तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था एंड अकॉर्डिंग टू दिस रेंज द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। सो 0.1 मोलर की यहाँ पे आपको कंसेंट्रेशन जब होगी तो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पे देता है।
सो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। और इसी तरीके से बियर लैम्बर्ट्स लॉ की बात करूं तो ये कहता है कि लाइट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, की मतलब जो भी चीजें आपकी एब्जॉर्ब होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि पाथ लेंथ कितनी है और सिस्टम के अंदर उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, और इसे जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है एप्सिलॉन फैक्टर से, जिसे मोलर एब्जॉर्बिटिविटी भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि आपके पास ये सिस्टम है, अब ये सिस्टम कितना एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी लेंथ है यहाँ पे और कितनी सिस्टम के अंदर कंसंट्रेशन है। उसी तरीके से बाद में क्या होती है, आपकी ट्रांसमिटेंस जो है वो देखने को मिलती है, और इसकी रेंज जो है वो 0.1 से 0.5 के बीच में देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन इज मोर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू हेमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, बोथ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, या फिर क्लोरोफिल। तो देखो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, और इसका जो सेंटर एलिमेंट है वो क्या रहता है, आपके पास मैग्नीशियम रहता है, और लीव्स के ग्रीन होने के पीछे भी इसी का रीजन है। हेमोग्लोबिन जो है उसका पिगमेंट जो है वो क्या रहता है, आयरन रहता है, ब्लड जो है उसको हेमोग्लोबिन कहा जाता है। मायोग्लोबिन जो है वो उसी से मिलके जो है वो हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हुई होती है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की किसके साथ होती है, दैट इज मायोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो है वो देखने को मिलती है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन की, तो यहाँ का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मायोग्लोबिन 153 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, हेमोग्लोबिन जो है वो 141 अल्फा चेन एंड 146 बीटा चेन से मिलकर बना है। और इसी तरीके से अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे 8 अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पे 8 अल्फा हेलिक्स है फॉर ईच अल्फा चेन एंड द बीटा चेन। और नेक्स्ट टर्शियरी में फोल्डिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स जो है वो इनकी एग्जिस्ट करती है। क्वाटरनरी में यहाँ पे कोई भी मोनोमर नहीं है एंड दिस इज द टेट्रामर ऑफ 2 आइडेंटिकल अल्फा बीटा डाइमर्स। तो मायोग्लोबिन जो है वो किसी भी मोनोमर से मिलके नहीं बनता है, जबकि हेमोग्लोबिन जो है वो 2 आइडेंटिकल अल्फा बीटा डाइमर से मिलके बनता है। फंक्शन की बात करूं तो मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की स्टोरेज का काम करता है और हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी की बात करता है। तो यहीं से हमें पता लगेगा कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, मायोग्लोबिन के साथ वो सबसे अच्छा बॉन्ड जो है वो बनाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे मैंने ये सारा एक एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लगा रखा है, इसे आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। मायोग्लोबिन की क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है बॉन्ड बनाने की, और ये हमेशा हाइपरबोलिक शेप्ड कर्व की फॉर्मेशन करता है, एक्सपेक्टेड फॉर बाइंडिंग टू द इंडिपेंडेंट साइट्स। एंड अगर हीमोग्लोबिन की बात करी जाए तो इसकी लो एफिनिटी होती है एंड दिस hyperbolic shape curve and sigmoidal S shape binding curve is very important। यहां से भी आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्लियर। और इसी तरीके से आगे चलेंगे। द CFSE दैट इज क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स K4Fe दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में आपको कितनी इसकी CFSE एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। तो हमें पता है ये कैसे ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास d ऑर्बिटल में, और जब ये टूटेगा तो ये T2G और EG में टूटेगा। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो नीचे ही आपकी क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। सो इसी तरीके से यहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करेंगी, dxy dyz dzx dx2 - y2 एंड dz2 रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये बन जाएगा +4 + x - 6 विच इज इक्वल्स टू 0। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है दैट इज 1 × 4 + 4। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है दैट इज -1 × 6 इज इक्वल्स टू -6। और यहाँ पे ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो इसी तरीके से जो आयरन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। तो जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज द 3d6। और क्योंकि साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे चीजें नीचे ही फील्ड अप हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे T2G6 जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो एनर्जी डिफरेंस आपका एग्जिस्ट करता है तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे दैट इज 6 × 4 के अराउंड आता है, 0.4 के अकॉर्डिंग आता है। तो वहां पे आंसर आपका क्या बनेगा, 6 × 0.4 के दैट इज 2.4 बनेगा।
जो कि आपका रहेगा डेल्टा नॉट में, और जैसे ही आप इसे डी क्यू में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसे 10 से, और यहाँ पे आपको 24 डी क्यू जो है वो आंसर देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लगा रखी है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो सेम जैसे मैंने क्वेश्चन किया है सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन से T2G में, और वही जो है मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगुलर क्लस्टर है रुथीनियम का, जहां पे 3 रुथीनियम जो है वो 12 कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ईच रुथीनियम हैज 2 रुथीनियम बॉन्ड and also 4 carbonyl ligands हैं that is bonded to each ruthenium metal center. The effective atomic number of each ruthenium metal center. तो ये ना देखो रुथीनियम जो है 44 है, तो ये किसके आसपास आएगा, मतलब ये 54 वाला लेगा, दैट मीन्स कि क्रिप्टॉन की लेगा ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास रहेगा दैट इज 54, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीजें कैसे होंगी, सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे चेक कर लो। रुथीनियम 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 2 रुथीनियम जो है वो आपस में यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बोनिल को भी आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज Zm into Nm प्लस इलेक्ट्रॉन बाय द सिग्मा बॉन्ड इंटू Nm प्लस इलेक्ट्रॉन बाय द L इंटू Nl अपॉन 1 अपॉन Nm, या तो आप ये वाला यूज कर लो, या इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले आता है आपका एटॉमिक नंबर, फिर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को आप जो है वो माइनस करते हैं, देन प्लस करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे आपके एग्जिस्ट करेंगे, एंड व्हेन यू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, तो आपके पास जो आंसर रहेगा दैट इज 54। ज़ीनन के पास जो है वो आपको यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, 54 जो है वो यहाँ पे सही आंसर था। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इन, आपके पास एक कंपाउंड देके रखा हुआ है और इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दैट इज सी, डी ऑप्शन, सी दैट इज 8 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब ये किस तरीके से हुआ, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ जो है वो ये 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, और मैंने कहा कि मुझे सेंटर वाले मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जिसका निकालना है उसके साथ कितने मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं, दैट मींस कि कितने पड़ोसी एटम्स हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अभी हमने पीछे किया था एक एग्जांपल K4FeCN6 वाला, तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि आयरन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो देखो K4 तो आपका बाहर है तो ये तो नहीं होगा, बट 6 लिगेंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो दैट मींस कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो हमने एग्जांपल यहाँ पे था उसको एनालाइज करें, तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता दिया कि जो किस तरह के साथ में नेबरिंग एटम्स होते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसी तरीके से अगर मैं यूरेनियम एटम की बात करूं तो सबसे पहले सोडियम आयन की बात होगी। तो ये कह रहा है कि सोडियम जो है डज नॉट डायरेक्टली बॉन्ड टू द यूरेनियम, इट इज एन आयन एसोसिएटेड विद द कंपाउंड, तो सोडियम को तो हम वहां पे काउंट नहीं करेंगे। और इसी तरीके से एसीटेट आयन थे, तो वो कहते हैं ईच एसीटेट आयन कोऑर्डिनेट विद द यूरेनियम एटम थ्रू 1 ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द एसीटेट ग्रुप। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितना रहता है, 1 रहता है। क्लियर, 3 तो पहले थे, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 एंड देन 6 7 8 3 जो है वो अगले आ जाएंगे। Considering each acetate ion has 1 oxygen atom directly bonded to the uranium and there are 3 acetate ions in the compound, तो उसके हिसाब से 3 और ऐड हो जाएंगे, और जब 3 ऐड और हो जाएंगे तो हमारे पास टोटल क्या रहेंगे, 8। क्योंकि यहाँ पे इसका तो हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, इसको हम काउंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन वाले को, इसको भी हम काउंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 3 3 6, क्योंकि यहाँ पे हर एक एसीटेट आयन का ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, तो मिला के कितने हो गए आपके पास, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ फ्लोराइड आयंस, इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म स्टेबल। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ध्यान से देखेंगे, इसका आता है 27, दैट इज 3d7 4s2, बट यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बोला गया है, तो हम 3 आयंस यहाँ से निकाल देंगे, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से, तो ये रह गया आपके पास 3d6 बन गया।
तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही आंसर आपके पास क्या रहेगा, कोबाल्ट F5 दैट इज पेंटाफ्लोराइड कोबाल्टेट 2 जो है वो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके से हुआ पहले देखते हैं। तो देखो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव था, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई थी, ठीक है। अगर मैं F4 वाले की बात करूं तो वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3d6 allows for 4 fluoride ions to coordinate with carbonyl but this is not the most stable option। 4 को वो ऐड कर सकता था क्योंकि इतनी जगह उसके पास थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता है। और इसी तरीके से F8 की बात करूं तो इतने तो उसके पास जगह ही नहीं है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सके, तो ये तो बनेगा ही नहीं। देन F5 है, देन दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑप्शन। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 3d6 कैन हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 5 and fluoride ions can coordinate around it in a trigonal bipyramidal arrangement। तो इस वजह से यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। 1/2 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 के बाद क्या है 5 प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। तो इसीलिए क्या होती है हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और F6 की बात करूं तो 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बट इट इज नॉट एज स्टेबल एज द 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे पेंटा वाला फ्लोराइड आइंस वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप जो है वो देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे, बेयर प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मेटलर्जी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे और स्टैटिक आता है। अगर आपको पता है एग्जाम्पल के बारे में तभी आप कर पाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉक्साइट देते हैं। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम की और है, दैट इज एल्यूमिनियम Al2O3 विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसको हमने क्रश किया, माइलिंग करी, उसको प्रेशर वेसल में डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन रेड मड में फिल्टर किया। तो आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, दैट इज सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। कूल किया, क्रिस्टलाइजेशन होगी वाटर एडिशन करके। और साथ में यहाँ पे आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी एज ए क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। और एंड में आपको प्रॉपर एल्यूमिनियम की प्योरिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, दैट इज सबसे पहले हमारे पास रहता है जिप्सम। तो अगर मैं जिप्सम की बात करूं तो जिप्सम का क्या रहता है, कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद जब पीओपी बनती है तो उसमें क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, दैट इज कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड देन आपके पास आ जाता है मार्बल, और मार्बल का आपके पास रहता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और पीओपी के बाद आपका जो बनता है दैट इज द डेड बर्न्ड प्लास्टर। जब आपका प्लास्टर बिल्कुल सूख जाता है और जैसे अगर चोट लगी और प्लास्टर लगाया और जब वो पूरी तरीके से सूख गया तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको पानी नहीं लगना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ से सारी की सारी पानी की ड्रॉप्स क्या होंगी, गायब हो जाएंगी। तो इट विल बी कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर देते हो तब आपके पास जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है वो क्यूब लाइम के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये चूना है, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। और इसे जो है वो स्लेक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, हाफ H2O दैट इज 0.5। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर। और इसी तरीके से नेक्स्ट चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज 0.5 molecules of water. Now the next one is ओजोन इन द अपर एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब्स हार्मफुल। इन शॉर्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कि ओजोन लेयर हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है। तो हम सभी को इसका आंसर पता है, दैट इज द ऑप्शन डी। यूवी रेडिएशन से जो है वो ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें पता है ट्रोपोस्फेयर है। ओजोन लेयर आपकी कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ओजोन लेयर जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। तो ओजोन लेयर जो है वो हमें किससे बचाती है, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही आंसर है।
इसी तरीके से नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन इज, तो ये भी बहुत अच्छा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, तो यहाँ पे इसे क्या है आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, कार्बोनिल डाइक्लोराइड जो है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज द फोस्जीन। और फोस्जीन की बात करूं तो जर्मन यूज इन लेट 1915 में इसका यूज किया जाता था। ये बहुत ही एक इनविजिबल टाइप की गैस है, चोक कर देती है, गैस फॉर एयर एंड सफोकेटिंग, दैट मीन्स कि अगर आप फोस्जीन की गैस को छोड़ देंगे तो आपको सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से फोस्जीन की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा इसका यूज जो है वो वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था, और ये 10 टाइम्स मोर डेडली होती है दैन द क्लोरीन 1, सो दिस इज हाईली पॉइजनस गैस रहती है आपके पास फोस्जीन। और इसकी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोरोफॉर्म को जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो यहां से फोस्जीन की फॉर्मेशन होती है। और फोस्जीन का कभी कभी क्या है, फोस्जीन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे रहेगा। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो मिथेन ऑयल क्लोराइड जो है वो इसका क्या रहेगा, आईयूपीएसी नेम रहेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है दैट इज 1 पे यहाँ पे 1 आ गया, 1 क्लोरो मिथेनॉल क्लोराइड जो है दिस इज द आईयूपीएसी नेमिंग। नाउ द नेक्स्ट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू शो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछा गया था, अगर सिंपल डेफिनेशंस भी पढ़ के जाते, एग्जांपल्स भी देख के तब भी हो जाता। तो वाटर का जब हम स्पेक्ट्रा निकालते हैं ना तो वहां पे 3 स्पेक्ट्रा लाइंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, 3 इंफ्रारेड बैंड्स जो है आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। सो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बैंड्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, 1 देन 2 एंड देन 3, इस तरीके से आपको बैंड्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहां से देख लो एक बार कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर जो है इसके पास 3 इंफ्रारेड बैंड्स होते हैं। वाटर हैज 3 फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स दैट आर डिटेक्टेबल इन द इंफ्रारेड रीजन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 क्या है, इंफ्रारेड बैंड्स हैं और कौन से हैं, वाइब्रेशनल मोड पे है, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलती है दैट इज द OH, दिस इज अ स्ट्रक्चर ना। सो यहाँ पे जो पहली क्या होगी कि OH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द मोस्ट इंटेंस इंफ्रारेड बैंड एंड अपीयर, यहाँ पे वैल्यूज को थोड़ा याद करना पड़ता है, दैट इज 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर मैं OH बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करूं तो ये आ जाएगा इतनी रेंज तक, और एक आपके पास आ जाएगा HOH बेंडिंग वाइब्रेशन। तो इस तरीके से 3 स्पेक्ट्रा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज फॉर द OH स्ट्रेचिंग, OH बेंडिंग एंड HOH बेंडिंग वाइब्रेशन। Clear? Now the next is the UV spectrum of acetaldehyde shows prominent bands due to, acetaldehyde की बात करूं, what is the structure, that is CH3 CHO is the structure। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको दोनों टाइप की देखने को मिलती है, so that is why ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी जाएगी और नॉन बॉन्डिंग पाई से पाई स्टार भी यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन, तो मैं एक बार बता देती हूँ कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ पे क्या रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, ये तो सभी को पता है। और जब भी आप यूवी स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोमो में जाते हैं, दैट इज द लोएस्ट वन, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन ही ऐसी होती है, होमो से हम कहाँ जाते हैं, लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो जब हम n2 पाई स्टार जाएंगे दैट मींस कि ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लॉन्गर वेवलेंथ पर जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इसी तरीके से अगर आप जाते हैं नॉन दैट इज पाई टू पाई स्टार में, that means कि transition involves the excitation of an electron from a bonding pi orbital to anti-bonding pi star orbital. So this transition usually occurs at the shorter wavelength। तो ये याद रखना है एक पॉइंट कि जब नॉन बॉन्डिंग से कहाँ जा रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में, तो वहां पे लॉन्गर वेवलेंथ रहेगी। और जब आप एंटी बॉन्डिंग जो था आपका, दैट मीन्स फ्रॉम अ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से आप एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हो, तो वहां पे शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? So the next question is now, that is methyl group of methanol in its proton NMR spectrum shows the doublet at say 3.5 and 3.9
If NMR true frequency is 100 megahertz, then the value of spin coupling, तो सबसे पहले तो इसको माइनस कर दो, 3.9 माइनस 3.5 दैट इज 0.4 है ना, और इसको जब आप 100 मेगाहर्ट्ज से करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट है, दैट इज 40 विल बी द राइट आंसर। तो बस यहाँ पे ये करना था कि 2 बैंड्स आपको दे रखे थे, माइनस करके वैल्यू निकालो, जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है एनएमआर में उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? सो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ द डबलेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पिन कपलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डबलेट आ रहा है, डबल स्पेक्ट्रा आ रहा है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्पिन कपलिंग प्रेजेंट है बिटवीन द 2 एडजेसेंट प्रोटॉन्स। और इसी वजह से जो स्प्लिटिंग पैटर्न है डबलेट का वो कहां पे अक्कर करेगा, जहां पे भी 2 नेबरिंग एटम्स की क्या एग्जिस्ट करती है, स्पिन क्या होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज द स्प्लिटिंग इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्प्लिटिंग पीक्स माइनस 1। तो दैट इज द फॉर्मूला, बट हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, दैट इज की जो वैल्यूज दी गई है उनको आपस में माइनस करो, मल्टीप्लाई करो 100 से, देन यू हैव गॉट द आंसर। सो इस तरीके से यहाँ पे 40 हर्ट्ज जो है वो आपको आंसर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चलते हैं, the reduction of diphenyl acetylene provides cis 1,2 diphenylethene by using the reagent। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक, क्योंकि हाँ यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप डबल से सिंगल में जाते हैं या फिर आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना होता है, तो वैसे तो प्लैटिनम और हाइड्रोजन भी बहुत अच्छी रिडक्शन करते हैं, बट दैट इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी, क्योंकि लिंडलर कैटलिस्ट जो है जहां पे प्लैटिनम BeSO4 का मिक्सचर रहता है और साथ में हाइड्रोजन रहती है, वो बहुत अच्छी रिडक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर यहाँ पे तो सारी एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने कहा वो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, तो रिडक्शन जब आप करोगे बाय यूजिंग द लिंडर्स कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास जो है वो cis 1,2 डाइफिनाइल इथीन की फॉर्मेशन होगी। लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है, प्लैटिनम कैटलिस्ट दैट इज पॉइजन विद द लेड, दैट इज ऐसे लिखते हैं हम इसको, प्लैटिनम BaSO4। इस तरीके से लिंडर्स कैटलिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हमेशा सिस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। दिस प्रोसेस इज ऑफन रेफर्ड टू एज द पार्शियल हाइड्रोजनेशन। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है, बिकॉज इट स्टॉप्स एट द एल्कीन स्टेज प्रिवेंटिंग फर्दर रिडक्शन टू द एल्केन। अब यहाँ पे हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो है वो किसके द्वारा करी जाती है, लिंडलर्स कैटलिस्ट से। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है आपके पास, दैट इज प्लैटिनम BaSO4 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन्स तक की ये रिडक्शन कर पाता है, इसीलिए इसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहा गया है, क्योंकि ये एल्केन्स में प्रॉपर्ली रिडक्ट नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले यहाँ पे ये रिएक्शन है, मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि पता चल जाए। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक एल्काइन है, ठीक है। जब आप इसे सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करेंगे, जैसे कि आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांस आइसोमर की फॉर्मेशन होती है, और एंटी एडिशन यहाँ पे करी जाती है, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स रहती हैं। और जब आप लिंडर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास सिन फॉर्मेशन, सिस की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द सेम साइड, एंड सिन एडिशन भी इसे कहा जाता है। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी सी रिएक्शन है, आसानी से हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांस डाइहाइड्रोऑक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी अचीव्ड बाय। तो देखो यहाँ पे ना डाइहाइड्रोऑक्सिलेशन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की एडिशन करी जाएगी और ट्रांस बनाना है हमने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो तीनों ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि ओस्मियम O4 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो ये भी सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बहुत आसानी से जो है वो क्या कर पाएंगे, एडिशन जो है वो कर पाएंगे। क्लियर? सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, तो आप इसे बाद में आसानी से देख लेना। जैसे ओस्मियम O4 की बात करूं, दैट इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी वो एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेगा, सो दिस पॉइंट रिमेंबर, सिस ट्रांस सिस की जो है वो वहां पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। KMnO4 जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर भी सिस डायोल्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है।
एंड इपॉक्सीडेशन की बात करूं, जहां पे आपकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होती है और यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। सो इसी तरीके से यहाँ पे तीनों के तीनों जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ बेंजीन, एनिलीन, टोलुइन एंड नाइट्रोबेंजीन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कहां पे देखने को मिलेगी? एनिलीन में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और ज्यादा क्राउडेडनेस भी नहीं है। सो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में आई थिंक सभी को पता होता है, दैट हैव द पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है स्पीशीज होती हैं, तो जहां पे इनको लोन पेयर दिखेगा वहां पे ये अटैक कर देंगी। सो जिनके ऊपर भी पॉजिटिव साइन होता है लाइक CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये सारे आपके क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जो बिल्कुल इनका ऑपोजिट होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज एनिलीन। और एक प्रॉपर अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखो, एनिलीन जो है is the most reactive due to the presence of the amino group which can donate electron density to the ring, making it most susceptible to the electrophilic attack। क्योंकि एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? This is the structure of aniline having the NH2 group। तो इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ये रिंग को डोनेट कर पाए, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल अटैक देता है। टोलुइन बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 ग्रुप लगा होता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोबेंजीन एंड बेंजीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मिथाइल ग्रुप क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देगा। नाइट्रोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बोथ एनिलीन एंड टोलुइन। ये किस वजह से है? क्योंकि जो आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला ग्रुप है, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, which deactivates the rings towards the electrophilic substitution reaction। क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। क्लियर? और फाइनली बेंजीन इज द लीस्ट रिएक्टिव अमंग द फोर कंपाउंड एज इट डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूएंट और डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब उसके पास कुछ है ही नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इतनी आसानी से नहीं होता है। क्लियर? अब चलेंगे नेक्स्ट। Which of the following compound has the following properties? Insoluble in dilute sodium hydroxide solution, या फिर on shaking with ethanolic silver nitrate gave precipitate। तो यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे, A, B और C, ठीक है, और एक था कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका रहेगा D वाला पार्ट, इनमें से कोई भी नहीं है। वो क्यों ऐसा था? क्योंकि क्लोरोएल्केन्स जो है वो इनसॉल्यूबल होते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अभी पीछे क्या थे? वहां पे एल्केन्स ही थे, मतलब एरोमेटिक एल्केन्स थे वहां पे, बिकॉज दे डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद OH नेगेटिव आयंस। तो व्हेन क्लोरोएल्केन्स या फिर ब्रोमोएल्केन्स को आप शेक करते हो विद द इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अक्कर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर हैलाइड, और X यहाँ पे क्या रहता है? हैलाइड रहता है, और इसी वजह से द कंपाउंड इज लाइकली टू बी अ क्लोरोएल्केन एज इट इज इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट विद इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट। तो मतलब कि क्लोरोएल्केन्स वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप भी आपका प्रेजेंट है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट अगर बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्योर HBr विद प्योर प्रोपीन, तो आई थिंक ये सभी को पता है, मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो इसे कहा जाता है। नेगेटिव पार्ट जो है वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के पास जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दैट इज द 2-ब्रोमोप्रोपेन जो है वो आपको आंसर देखने को मिलेगा लाइक दिस कि ये प्रोपीन है HBr, मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट पार्ट जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बना? 1 2 3 2-ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दैट इज व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक।
अब एल्कीन्स है, एल्कीन्स का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दो देखते हैं यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सही आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन बी। और वो किस तरीके से हुआ है तो देखो, the reactivity of alkenes towards the electrophilic attack depends upon the degree of substitution at the double bond। डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में कितनी सब्स्टिट्यूशन है इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन द लेस सब्स्टिट्यूटेड वन। तो देखो जो कंपाउंड जितना ज्यादा सिंपल रहेगा वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी उतना ही अच्छा होगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज्यादा हैं तो वहां पे क्या चीज हो जाती है, स्टीरिक इफेक्ट वाला फैक्टर आ जाता है और इलेक्ट्रोफाइल इतने अच्छे से वहां पे अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, सो इन दिस केस इथीन इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। ओके, अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। इथीन इज द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एंड द मोस्ट रिएक्टिव फॉलोड बाय द प्रोपीन, देन आपका आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन एंड देन आपका आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो दैट इज वी कैन से कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर which is not a typical alkene and has a carboxylic acid functional group। तो मतलब ना ये ऑप्शन इन्होंने आगे पीछे दे दिए थे, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे आएगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जितनी लेस सब्स्टिट्यूटेड आपकी क्या है एल्कीन है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा उतने ही अच्छे से देखने को मिलेगा। सो दैट इज हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो जितना सिंपल कंपाउंड उतने अच्छे से उसके ऊपर अटैक होगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे, इफ साइक्लोपेंटेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर हाउ मेनी डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट। तो देखो साइक्लोपेंटेन है ना, ओह सॉरी, दिस इज द साइक्लोपेंटेन और इसे जो है वो आप बहुत ज्यादा एक्सेस में जो है वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आइसोमर्स की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे 5 आइसोमर्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। सो इस तरीके से होगा, एक बार दोनों सीएल सेम पोजीशन पे, देन ऑर्थो पे, देन इसका अलग स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से 5 आइसोमर्स की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे होगी। नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन, आप यहां से बाद में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सभी को इसका आंसर पता है कि एडेनिन और ग्वानिन रहते हैं, थायामीन एंड साइटोसिन रहते हैं। कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट आंसर था। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में एडेनाइन और ग्वानिन का और साइटोसिन और थायामीन का जो है वो बेस देखने को मिलता है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड में एडेनिन और ग्वानिन तो वैसे के वैसे रहते हैं बट यहाँ पे साइटोसिन के साथ जो है वो यूरेसिल देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट वन एंड देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली। तो देखो सेलुलोज जो है एक बहुत अच्छा सेकेराइड है, तो यहाँ पे जो आपके यूनिट्स बनते हैं दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इतना तो हम सभी को पता होता है। बट यहाँ पे किस चीज की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, दैट इज द ऑप्शन बी, डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं इस चीज को, दैट इज लाइक सेलुलोज भी क्या है, लीनियर पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का, एंड इट डिफर्स हाउएवर इन दैट ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय द, मतलब कि जब भी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइंट होंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो वहां पे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है लाइक दिस। तो क्या याद रखना है, एक तो ग्लूकोज है और दूसरा क्या है आपके पास बीटा है, बीटा भी कौन सा है 1 to 4 है, और कौन सी लिंकेज हो रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर। और नेक्स्ट है आपके पास द रीजन फॉर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए में ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच में कौन सी फोर्सेस जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं। आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडरवॉल तो नहीं रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर डाइपोल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और डाइपोल डाइपोल तो वैसे ही नहीं रहेंगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड दिस इज द डीएनए ओपन स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट इज
दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन। देख लेना, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये आपने अभी भी ये चीज पढ़ी है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन रहती है यहाँ पे विद थायमिन एंड साइटोसिन फॉर्म द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये वाली लाइन ना आपकी, ये सारी की सारी लाइन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, इनमें से सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका कौन सा है? सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज बेंजाइल अमीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब यहाँ पे ये चीज क्यों हुई तो देख लो, एनिलीन जो है उसके पास बेंजीन रिंग है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम, और वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसी वजह से क्योंकि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है नाइट्रोजन का वो क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा बेसिसिटी ऑफ द एनिलीन एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। और अगर बेंजाइल अमीन की बात करी जाए तो वहां पे ये चीजें क्या रह जाती है? उल्टी हो जाती हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे लिखा है द अदर ऑप्शन बेंजाइल अमीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थोएनिलीन have electron donating groups, alkyl groups and nitro group attached to the nitrogen atom which increase their basicity group। और इसी वजह से जो ऑर्थो है that would be the least basic, क्योंकि वहां पे ऑर्थो इफेक्ट आ जाता है। देन आपका आ जाता है पैरा वाला, क्योंकि वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगी। तो यहाँ पे जो बेस्ट बेसिसिटी है दैट इज इन द केस ऑफ द बेंजाइल अमीन। नाउ द नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज, मतलब कि आपके पास क्या है, आप C6H5NH2 की रिएक्शन करवा रहे हो, दैट इज लाइक दिस। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो? एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। और फिर आप इसके बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, मान लो A बनेगा, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन होगी ब्रोमीन में, और उसके बाद इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 वाटर की प्रेजेंस में। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन बी। ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लाइक एनिलीन था, ब्रोमीन था, साथ में आपके सारे ये एसिटिक एनहाइड्राइड थे, और यहाँ पे 4 ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी तरीके से नेक्स्ट है द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड द एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक रिएजेंट ऐसा है जो सिर्फ आपकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, कीटोनिक ग्रुप के साथ नहीं देता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज जो है वो किया जाता है एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड की सेपरेशन के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन रहती है, लेकिन एसिटोफिनोन के केस में, दैट इज कीटोन के केस में यहाँ पे आपको नो रिएक्शन देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, रिएजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे ना ये डायरेक्ट रिएक्शन थी, ऑप्शंस मैंने नहीं लगाए क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वो ऑप्शंस दिख नहीं रहे थे। तो डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं कि जब भी आप एसिटाल्डिहाइड को और फॉर्माल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCN की प्रेजेंस में, तो आपके पास एंड में जो है वो इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो दिस इज द लॉन्ग रिएक्शन। जैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो 1 by 1 सभी रिएक्शंस को वहां पे करेंगे। क्लियर? और इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जहां पे आप इथेनॉल को रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड आयोडीन, देन मैग्नीशियम एंड ईथर, एंड देन फॉर्माल्डिहाइड एंड H पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी। अब रिएक्शन देखना, आपके पास था इथाइल अल्कोहल और यहाँ पे आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात थी कि आपका ये बाहर निकल जाता। ठीक है, लेड ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया, आई आ गया। मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CH2MgI रह जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड। फॉर्माल्डिहाइड की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन की है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? HCHO की एडिशन हो जाएगी, और जब आप एंड में H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो N प्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Clear? Now the next one is, it is not 2 propanol, it is actually 1 propanol, है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल और फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, दैट इज द 1 propanol। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज
द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन। तो जब भी आप सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोपीन है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, H पॉजिटिव का अटैक होगा, डबल बॉन्ड गया शिफ्ट, तो यहाँ पे होगी पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, और जैसे ही वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, OH एंड दैट इज 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज द ऑप्शन बी। क्लियर ये बात? नाउ द नेक्स्ट इज एक्राइलिक एसिड रिएक्ट्स विद HBr। अब देखो एक्राइलिक एसिड क्या होता है, तो प्रोपेनोइक एसिड को क्या कहा जाता है, एक्राइलिक एसिड कहा जाता है। तो देखो एक्राइलिक एसिड को किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं हम, HBr की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो Br आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और रिएक्ट करवा रहे हैं HBr के साथ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, तो यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा इसके पास जहाँ पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड डबल बॉन्ड गया शिफ्ट यहाँ पे, तो BrCH2 COOH की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे ये आप चेक कर लेना, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा, दैट इज 3-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, तो कितने होते हैं उसमें, 6.022 into 10⁻23, दैट इज इक्वल्स टू द एवोगाड्रोस नंबर, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। क्लियर? क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और इन दिस कार्बन 1 मोल इज प्रेजेंट, कार्बन का एक ही मोल प्रेजेंट है और 1 मोल का ही पूछा गया है, एंड ऑक्सीजन 2 एटम्स आर प्रेजेंट, तो सिर्फ यहाँ पे अगर 1 मोल का पूछा गया, क्योंकि आप देख सकते हो कार्बन एक ही है, तो एक का कितने के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 6.022। अगर यहाँ पे 2 मोल्स के पूछे होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते आगे एवोगाड्रो नंबर को। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, वेरी इजी क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 13, 3 पॉजिटिव है मतलब कि 3 कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। Clear? Now the next is the structure of copper, that is tetra aqua cuprate 2 ion का structure आपके पास क्या रहता है, so here the right answer is what, that is option C, tetrahedral structure जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Clear? डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, so ये भी आराम से हो जाएगा। Next one is which substance will conduct the current in the solid state, कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो सोडियम क्लोराइड तो बिल्कुल भी नहीं करता है, डायमंड भी नहीं करता है, आयोडीन और ग्रेफाइट में से एक रहेगा, सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ग्रेफाइट जो है हमें पता है दैट इज नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज in a face centered cubic lattice the number of nearest neighbors for the given lattice point, तो देखो फेस सेंटर में कितने आ जाएंगे, 12 ही आएंगे क्योंकि कितने फेस होते हैं हमारे पास, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, सो इस तरीके से देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने रह गए थे हमारे पास यहाँ पे, ये तो नहीं आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ इस तरीके से 12 जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे, ये तो बॉडी सेंटर्ड में आ जाएगा। सो फेस सेंटर्ड की 12 एजेस की वजह से यहाँ पे 12 जो है वो इसका क्या रहेगा, नियरेस्ट नेबरिंग लैटिस पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसकी देखने को मिलेगी, जैसे कि सभी की क्या है कि सभी की सेम ही रहती है, हाइड्रोजन मीथेन एंड नाइट्रोजन की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को तो भागना ही है इधर उधर। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो एक एनालाइज की होगी कि जो आपका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है दैट इज द इजीएस्ट वन, डायरेक्ट जो है वो आपसे क्या पूछी गई है, एग्जाम्पल्स पूछी गई है, ठीक है, और फिजिकल वाला पार्ट भी यहाँ पे ठीक ठाक था। अब देखो ऑर्गेनिक में अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो ऑर्गेनिक में एज सच कोई टिपिकल रिएक्शन तो नहीं पूछी गई है, अगर आपको रिएजेंट्स के बारे में भी नॉलेज है और कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी आपको पता है, बेसिसिटी एसिडिटी ऑर्डर था दैट इज फ्रॉम द जीओसी, तो ये पेपर डुएबल था, ऐसा नहीं था, हाँ थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि मॉडरेट टाइप का है, बट फिर भी अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर?
और इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये सारा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 RT के इक्वल होती है, जहां पे T एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहता है। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज सेम, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल विल बी सेम फॉर ऑल द गैसेस। एंड इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है एट लास्ट फ्रॉम द मोलर मास, दैट इज व्हाई ऑल द गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी पर मोल। नाउ द नेक्स्ट इज, if 20 gram of naphtholic acid is dissolved in 50 gram of benzene, a freezing point depression, देखो डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे हमने, दैट इज डेल्टा TF जब हम निकालते हैं, और उसके बाद हमने बॉन्ड हॉफ फैक्टर के ऊपर जाना है। तो ऑप्शन ए 0.5 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। देखो मोलैलिटी निकाली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक, यहाँ पे कितना दे रखा था हमें, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, अच्छा ठीक है 20 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, दैट इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे 20 ग्राम हमें दे रखा है 1.72, ये तो हमें निकालना पड़ेगा नैप्थोलिक एसिड का, दैट इज कार्बन का रहता है 12 इंटू 11 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू आप कर लो 16। तो जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 172 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है आपको, 50 ग्राम दे रखा है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया आपके पास कितना आ गया, दैट इज 2.325 आ गया। डेल्टा TF का जो फॉर्मूला है दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन केस ऑफ बॉन्ड हॉफ फैक्टर, देन इट इज IKFM। तो जब आप I की वैल्यू यहां से निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन KFM आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा TF की वैल्यू आई थिंक दे रखी है हमारे पास, दैट इज द 2 केल्विन। तो 2 अपॉन 1/72 इंटू 2.325 सॉल्व करोगे 0.5 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या था, मोलैलिटी निकाली है। मोलैलिटी में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे करोगे आसानी से 172 आ जाएगा। मोलैलिटी निकाल ली, वहां से बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना था, तो डेल्टा TF का हमें पता है, सारी वैल्यूज दे रखी है, कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास ऑस्मोसिस। तो सभी को हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे डिफरेंशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो आपको देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग गैसियस इक्वेशन A+2B, जो कि इक्विलिब्रियम में था, मतलब ये इस तरीके से था, हीट एवोल्यूट हो रही है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे बताई जाएगी। देखो दिस इज द ली चैटलियस प्रिंसिपल, और ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो आपकी रहती है जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ली चैटलियस प्रिंसिपल ने डिस्ट्रीब्यूटिंग बताई थी सिस्टम के बारे में, एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्ट डायरेक्शन दैट काउंटरेट्स। यहाँ पे इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन पे देखो कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी होएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है तो दैट मीन्स कि वो रिवर्सिबल में भी अच्छी कंसंट्रेशन देगा। टेम्परेचर जो है, अगर ज्यादा टेम्परेचर है दैट मीन्स कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और टेम्परेचर कम है दैट मीन्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स कि फेवर साइड विद फ्यूअर मॉलिक्यूल्स, और प्रेशर कम है देन यहाँ पे क्या होंगे, मोर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे सही आंसर क्या था कि हाई प्रेशर है और लो क्या है आपका टेम्परेचर था, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर। तो बफर जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, उनके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस का होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं, सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी, NH4OH एंड NH4Cl। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो एक बफर जो है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जो pH को रेजिस्ट करने के काम आता है। जब भी आप एसिड बेस में उसे ऐड करते हो pH को न्यूट्रलाइज कर देता है। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ वीक एसिड। तो अगर कोई वीक एसिड है तो उसका क्या होगा, साथ में कॉन्जुगेट बेस होगा, और अगर कोई वीक बेस है तो वहां पे उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। सो इसी तरीके से ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी और सी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते। ऑप्शन ए में NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है तब नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
Now the next is enzyme activity of human body. So this is also the direct question और सभी को पता है that is 310 Kelvin is the right answer. So here option B is the right answer. Clear? Next है the correct relationship between the free energy change in a reaction and the corresponding equilibrium constant Kc. देखो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, फिजिकल साइंसेज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं कि न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, बट एक सिंपल न्यूमेरिकल था, कोई टिपिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहां पे, कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी, और दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द डायरेक्ट फॉर्मूला. डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पे. सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के सी. यहाँ पे आपको सही आंसर देखने को मिलेगा. क्लियर? और लास्ट है आपके पास दैट इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही है जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr की फॉर्मेशन है. रेट आपको यहाँ पे दे रखा है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकालना है. तो मॉलिक्यूलरिटी में क्या हो रहा है, आपके पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है, दैट मींस की मॉलिक्यूलरिटी तो आपकी कितनी होगी 2, दैट इज द बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये. ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ दी पावर्स करते हैं, तो 1 + 1/2 कर लो. यहाँ पे 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा. तो दैट मीन्स हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे क्या था 3/2, 3/2 को अगर मैं लिखूंगी तो 1/1/2 ही लिखूंगी ना, तो दैट इज वाई ये इस तरीके से है. सो दैट इज वाई ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है. क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलरिटी टू ऑर्डर को फाइंड आउट करे हुए, दैट इज 3/2. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. अब अगर मैं एक जनरल बात करूं तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, दैट इज फ्रॉम द NMR से था, इंफ्रारेड से था, और आपका था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से. एनवायरमेंट वाला जो पार्ट था इजी 1 क्वेश्चन से आसानी से हो सकते हैं. बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर की बात करूं तो कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटीज भी पढ़ोगे एक बार या अपनी नॉर्मल बुक्स भी पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा. मैं ये कह सकती हूँ कि जो ऑर्गेनिक थी वो लिटिल बिट थोड़ी सी मॉडरेट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत इजी भी हो सकती है, बट वहां पे अगर मैं एक प्रायोरिटी सेट करूं तो नेमिंग रिएक्शंस और रिएजेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. फिजिकल साइंसेस मुझे इस पेपर में इजी लगी, कोई एज सच हार्ड क्वेश्चन नहीं था. ऑर्गेनोमेटालिक से क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली इसी बेसिस पे आते हैं, तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में क्या ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो. Clear? So this is all about today. I hope that you like the video. Thank you so much.